दिल्ली में स्कूल फीस की लक्ष्मण रेखा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आजकल दिल्ली सरकार का स्कूल फीस बिल चर्चा में है। सरकार का दावा है कि इसके लागू होने से पेरेंट्स को मनमानी स्कूल फीस बढ़ोतरी से राहत मिलेगी और इस बिल के मुताबिक निजी स्कूल 3 साल में केवल एक बार ही फीस बढ़ा सकते हैं, जिससे पेरेंट्स पर फीस हाइक का बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि इस बिल को लेकर अभिभावकों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सवाल यह भी है कि क्या इससे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी? क्या यह बिल पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है? क्या स्कूल फीस की इस लक्ष्मण रेखा से दिल्ली के अभिभावकों को लॉन्ग टर्म में राहत मिलेगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। शिक्षा है व्यापार नहीं, झूठ हमें स्वीकार नहीं। दिल्ली में पेरेंट्स के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि निजी स्कूल अब हर साल फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूल्स की फीस से जुड़ा एक बिल लेकर आई है। दावा किया जा रहा है कि इस बिल से स्कूल फीस तय करने के मामले में पारदर्शिता आएगी और फीस को लेकर मनमानी पर अंकुश लगेगा और निजी स्कूल 3 साल में केवल एक ही बार फीस में बढ़ोतरी कर पाएंगे। इनके हित का काम हुआ है, ये अपने बच्चों के जिम्मेदार बन जाएंगे, बच्चों के स्कूल के मीटिंग में बैठ पाएंगे जहां फीस निर्धारण होगी। ये ऐतिहासिक पल है। दिल्ली सरकार का कहना है कि फीस रेगुलेशन के मामलों में अभिभावकों की भी भूमिका रहेगी और सहमति न होने पर पेरेंट्स को भी आवाज उठाने का हक मिलेगा। बिल के मुताबिक अब दिल्ली में हर स्कूल को एक स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी बनानी होगी। इस कमेटी में स्कूल की तरफ से एक व्यक्ति होगा, शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि होगा और 5 पेरेंट्स भी लॉटरी से चुने जाएंगे। कमेटी में शामिल पेरेंट्स में कम से कम 2 महिलाएं और एक कमजोर वर्ग का व्यक्ति भी होना जरूरी होगा। स्कूल को हर साल 31 जुलाई तक कमेटी के सामने अगले 3 साल की फीस का प्रस्ताव देना होगा। स्कूल लेवल पर बनी कमेटी उस फीस को देखेगी और जरूरत होने पर उसे घटा भी सकती है। स्कूल लेवल पर बनी कमेटी की ओर से तय हुई फीस स्कूल की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर साफ साफ बतानी होगी। स्कूल फीस पर आपत्ति होने पर कम से कम 15% अभिभावकों को एक ग्रुप बनाना होगा, तभी वो इसकी शिकायत जिला स्तर पर बनी फीस कमेटी में कर पाएंगे। अगर जिला स्तर पर बनी कमेटी से समाधान नहीं मिला तो मामला रिवीजन कमेटी के पास जाएगा। स्कूल या पेरेंट्स दोनों को इसके खिलाफ अपील करने की इजाजत होगी। अगर कोई स्कूल तय फीस से ज्यादा फीस लेता है या फीस न देने पर बच्चों को किसी भी तरह की सजा देता है तो सरकार उस पर 50,000 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। यही नहीं, दिल्ली सरकार के बिल में ये भी प्रावधान है कि जरूरत पड़ी तो स्कूल की संपत्ति जब्त की जा सकती है। सवाल ये कि इस बिल की आखिर जरूरत क्या थी? तो दरअसल हर साल प्राइवेट स्कूल अचानक फीस बढ़ा देते हैं और पेरेंट्स की कोई सुनवाई ही नहीं होती। इस बार भी अप्रैल में नया सेशन शुरू होने के साथ ही दिल्ली के कई स्कूल्स ने फीस बढ़ाई है, जिसका पेरेंट्स ने विरोध किया, जिसके बाद दिल्ली सरकार एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल लेकर आई। दावा किया गया कि फीस के मसले पर स्कूल्स के मैनेजमेंट पेरेंट्स से मंथन किया गया, कानूनी विशेषज्ञों से राय मशविरा किया गया, 6 राज्यों के फीस रेगुलेशन बिल की स्टडी की गई, तब जाकर ये बिल लाया गया। इस बिल के पास होने पर अभिभावकों को हर साल फीस बढ़ोतरी से छुटकारा मिलेगा। जहां कुछ पेरेंट्स ने इस बिल का स्वागत किया है तो वहीं कुछ अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। क्या है कि गरीब लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी काम है कि हमारी फीस नहीं बढ़ाई गई है। इससे हमारी जेबों पे फर्क पड़ा है सर। दिल्ली सरकार ने बोला है कि फीस अब 3 साल में बढ़ेगी। पहले स्कूल वाले हर साल फीस बढ़ा देते थे, उनकी मनमानी चल रही थी। हमारे जैसे पेरेंट्स दुखी थे स्कूल की मनमानी से। तो हम दिल्ली सरकार के फैसले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इस टाइम अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं कि एटलीस्ट 3 साल तक तो हम सेफ रहेंगे। आगे हमें बच्चों की फीस की बढ़ोतरी नहीं करनी पड़ेगी। इस बिल को अभिभावक से डिस्कस नहीं किया गया, इस बिल के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये जिसने भी बिल बनाया है
उसने एक कमरे में बैठ के बिना किसी से सलाह किए बिल बनाया। लेकिन इस बिल में आपने मोटे मोटे ऐसे क्लॉज रखे हैं जो कि 100% स्कूल को फेवर कर रहे हैं। 15% का मतलब होता है अगर आपके घर में चोरी हो गई तो आपको 15 लोग चोरी करने का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, हमें हमारा अधिकार पता है। आपने इसमें स्कूल के ऑडिट का प्रावधान नहीं रखा है। इस मामले में सियासत भी जोर पकड़ रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जो कानून ला रही है उसमें ना तो स्कूल्स के ऑडिट का प्रावधान है और ना ही पारदर्शिता का। क्योंकि बिल के प्रावधान ऐसे हैं, पूरे बिल में ऑडिट नामक शब्द भी नहीं है। कहीं पर भी प्राइवेट स्कूल की फीस को, उनके अकाउंट्स को ऑडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है। मात्र 5 पेरेंट्स को कमेटी में रखा गया है। अगर उनको कोई शिकायत हो तो 15% पेरेंट चाहिए। और कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? मैनेजमेंट का कोई प्रतिनिधि जो खुद फीस बढ़ाना चाहते। स्कूल फीस बिल के तमाम पहलुओं पर बहस छिड़ी है। सवाल ये है कि क्या इससे अभिभावकों को लंबे समय तक राहत मिलेगी? क्या दिल्ली में अभिभावक इसे खुद की जीत के तौर पर देखते हैं? क्या दिल्ली फीस बिल पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन सकता है? और क्या दिल्ली में स्कूल फीस की लक्ष्मण रेखा मिडिल क्लास पेरेंट्स पर शिक्षा के खर्च का बोझ कम कर पाएगी? दिल्ली से अमरदीप, आशुतोष कुमार और अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस बिल को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। अपराजिता गौतम, प्रेसिडेंट दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विष्णु शर्मा जी, एडवोकेट, हमारे साथ हैं। अनिल अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट हैं अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के। रुचिका राय मैदान, एजुकेशनिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत अपराजिता जी आप ही से करते हुए, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस बिल को लेकर। क्या ये पेरेंट्स के लिए फायदेमंद है या फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है कि ये स्कूल के लिए ज़्यादा बेनिफिट वाला है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और आपने बोला पहली प्रतिक्रिया, तो पहली प्रतिक्रिया यही है जो आप लोग यहाँ पर जो अपने इसमें चला रहे हैं। आपने फीस बढ़ोतरी से आजादी का पूछा, नहीं आजादी नहीं है, काले पानी की सजा दी जा रही है। दूसरा, आपने स्कूल फीस पे लक्ष्मण रेखा की बात की है, तो यहाँ पे ये ऐसी लक्ष्मण रेखा प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए लक्ष्मण रेखा है, जिसमें हमें अपनी यहाँ पे जो सीता है, सीता मतलब जो फीस को बचाने के लिए कम से कम 15% की वानर सेना इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो यहाँ हर तरीके से पेरेंट्स की, आप ये मान लीजिए सब कुछ काट के, ठीक है, आपको बिल में दिखा रहे हैं। जिन पेरेंट्स ने ये बिल नहीं पढ़ा ना, और वो सिर्फ मीडिया के थ्रू इसको देख रहे हैं, बाहर से देखने में, और मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है, ये बिल अच्छा लगेगा, कोई भी, किसी को भी अच्छा लगेगा। जैसे ही अगर पेरेंट ने ये बिल पढ़ लिया तो उनको ये समझ आएगा, जो 3 साल का झोल झपाला दिया है, जो स्कूल लेवल कमेटी की बात की है। आपको पता है ये स्कूल लेवल कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी का ही छोटा वर्जन है। मतलब मैनेजमेंट कमेटी बड़ा ग्रुप है जिसमें 25 लोग हैं, तो स्कूल लेवल कमेटी उसी का छोटा पार्ट है जिसमें 11 लोग हैं। तो बड़े ग्रुप ने अगर कुछ डिसाइड कर लिया तो छोटा ग्रुप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ठीक है। अनिल अग्रवाल जी, आपके पास आते हो, आप इस बिल को कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली एक अच्छा स्टेप है, पेरेंट्स को रिलीफ है, पेरेंट्स को खुश होना चाहिए, लेकिन वो कभी खुश होते नहीं है। जब फीस कैप नहीं था तब भी एतराज था, अब कैप लगा दिया गया तब भी एतराज है। तो स्कूलों से, तो प्राइवेट स्कूलों से पेरेंट्स हमेशा किसी न किसी मुद्दे पे नाराज रहते हैं। अभी अपराजिता जी एक रिएक्शन सबका लेके ना फिर आपकी बात रखेंगे, दोनों की बात सामने आएगी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना कि पेरेंट्स खुश नहीं है, तो अपराजिता जी क्यों खुश नहीं, उस पर भी तर्क देंगे, लेकिन आप पहले अपनी बात रख लीजिए। अनिल जी, मैं ये बात कह रहा था कि बेसिकली देखिए, जो रेगुलेशन आया है, पेरेंट्स को खुश होना चाहिए कि अभी तक जो कहा करते थे 30% 40% बढ़ जाती है, एक लिमिट में बढ़नी, 3 साल बाद बढ़नी, बहुत बड़ा रिलीफ है। दूसरी चीज, आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आपने मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर भी क्वेश्चन कर दिया। जब आप हर चीज डाउट में रहेंगे तो कभी किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता। ठीक है। और इतनी ज्यादा समस्या पेरेंट्स को होती है, तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि क्यों आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं? विद्यालय हैं, सरकारी हैं, पढ़ाइए उसमें। अगर आपको इतना एतराज है तो किस लिए प्राइवेट स्कूलों की तरफ आना? जब आप जाएंगे नहीं तो स्कूल चलेंगे नहीं, उनकी मनमानी अपने आप बंद हो जाएगी।
इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है मैं रुचिका जी। चूंकि उत्तर प्रदेश के स्कूलों को देखता हूँ। रुचिका जी, आप एक हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, अगर आपको लगता है, जैसा कि अभी अनिल जी कह रहे हैं कि आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं, तो आप जाइए सरकारी स्कूलों में। खास तौर पर मैं इस पर एक टिप्पणी आपकी चाहूंगी, रुचिका जी। मैं अब इसमें जो है अपनी क्या टिप्पणी दूं कि ये ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी आपके पेरेंट्स नहीं खुश होंगे। आपने देखा होगा परिवार के 5 लोग भी हों, 6 लोग भी हों, उनकी कभी आपस में राय नहीं मिलती है। ठीक है। तो अगर उनकी आप राय नहीं मिला सकते हैं तो आप ये समझदार हैं, इस बारे में सोच विचार के भी आप ये बता सकते हैं कि कभी भी ऐसे नहीं होता है। हमेशा जब भी है, पहले भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं, चाहे फीस रेगुलेशन हो और जब से स्कूल है। अभी उन्होंने खुद ही बोला है 1973 से हमारी दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट रूल्स एप्लीकेशन है। कोई भी प्राइवेट स्कूल उससे बाहर अगर कदम रखता है तो आपके लिए सब दरवाजे खुले हैं। हाँ। अगर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हमारे साथ चल रही है, हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, डीएसईआर हम पे लागू होती है, तो कैसे हम अपनी मनमानी कर सकते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर किसी पेरेंट की कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको चेक करा जाएगा ना। ठीक है। आज से नहीं, पहले से भी करा जा रहा है। कहाँ वहां हमें प्रॉब्लम आती है कि मैं ये नहीं कह रही। अब जैसे आप बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो इतने बढ़िया कर दिए गए हैं, अगर इतने बढ़िया स्कूल्स हैं तो चाहे हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े, इस पे अगर हम बात करें तो हम चाहते हैं कि हर जगह जहां भी बच्चे को जैसी सहूलियत मिल रही है, हम तो चाहेंगे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े। मेन मात्र है उसका एजुकेशन मिलना। अगर उस लेवल की एजुकेशन हम दे रहे हैं तो हम अपना कोई उसकी एक्स्ट्रा फीस तो नहीं आपसे चार्ज कर रहे हैं कि हमारी एजुकेशन की लेवल की क्वालिटी हाई है। सो इट इज नॉट बीइंग चार्ज दैट वे। आपकी प्रॉपर एक अकाउंट सिस्टम बना हुआ है। फीस स्लिप हर पेरेंट के पास है। कितनी देर लगती है अगर कोई फीस स्लिप में कोई गलती है पेरेंट को वायरल करने में? आजकल हम वायरल तो 1 सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो इसके अंदर भी यही एडेड है कि आपकी फीस स्लिप बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब करती है हर पॉइंट पे किस चीज पे आप कहाँ पैसे ले रहे हैं, किस चीज के आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई पॉइंट होगा तो क्यों नहीं उसकी स्कूल सुनवाई करेगा, या क्यों नहीं उसकी डायरेक्टरेट सुनवाई करेगा, या क्यों नहीं उसकी कोर्ट सुनवाई करेगा? बिल्कुल। एक बार विष्णु जी आपके पास आते हुए, देखिए जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है ना स्कूल फीस की, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रेगुलेशन तो लगेगा ही, लेकिन पारदर्शिता की बात यहाँ पर कही गई है और ये कहा गया कि स्कूलों की मनमानी रुकेगी और पेरेंट्स के पास अधिकार ज्यादा होंगे। आप इस बिल को किस तरीके से देखते हैं? नवजोत जी नमस्कार। मैं आपको अभी रिसेंट का इंसिडेंट बताता हूँ। डीपीएस द्वारका ने जिस तरीके से बहुत से बच्चों को फीस न देने पे एक्सपेल किया था और उन पेरेंट्स को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा था, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि 50% अगर वो फी डिपॉजिट करते हैं देन एंड देयर उनके रिड्रेसल कोर्ट वो सुनेगा स्कूल। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आप देखिए कि स्कूल फी अगर इंक्रीज होती है तो मेरा मानना है कि मैंडेटरी एक प्रायर अप्रूवल एक प्रोविजन होना चाहिए। सेकंड, अगर ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात होती है कि जहां पे जो स्कूल फीस की कि वो हेड्स क्या है, अगर वो 15,000 रुपीज ले रहे हैं तो उनके हेड्स क्या क्या हैं, उनका बिल्डिंग का क्या है, उनका ट्यूशन फी क्या है, उनका बाकी जो एस्पेक्ट्स है उनको कवर होना चाहिए। सेकंड, जो पेनल्टीज के बारे में कई बार इस तरीके की इरेगुलरिटीज अगर स्कूल करते हैं तो उनमें पेनल्टीज का क्या प्रोविजन है, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो इससे खुश नहीं है कि बिल में ये सारी चीजें हैं। एक बेसिक जो चीज है वो पेरेंट्स कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अभी जो रिसेंटली 15% बढ़ाया है उस 15% को इनको रेट्रोस्पेक्टिव करना चाहिए। मैं बात करता हूं कि मोटर व्हीकल एक्ट आप देखिए बहुत टाइम से है, आप सालों से देखिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब से दिल्ली के अंदर कैमरेज लगाए हैं तो आप देखिए कि जो ट्रैफिक चालान है वो कम हुए। लोगों को इवन रेड लाइट पे और प्रॉपरली जेब्रा क्रॉसिंग पे रुकने का मतलब समझ में आने लगा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका चालान घर पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से इस बिल के अंदर बहुत सारी खामियां हो सकती है, लेकिन अमेंडमेंट के चांसेस बहुत सारे होते हैं। जब भी कभी लगेगा सरकार को कि बहुत सारी चीजें वो अमेंडमेंट कर देंगे, लेकिन एक फॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, मुझे लगता है 15% का कैपिंग जो टोटल पेरेंट्स का वो थोड़ा ज्यादा है। इट शुड बी लेस देन दैट। वो 15% को गैदर करना वो मतलब कुछ एक पॉइंटर्स है जिनको लेकर आपत्तियां हो सकती है, उस पर विचार किया जा सकता है। अब अपराजिता जी आपके पास आते हो, आपने तीनों की बात सुन ली। अब आपत्तियां पेरेंट्स की कहां कहां किन किन पॉइंट्स को लेकर हैं, एक एक पॉइंट के हिसाब से चलेंगे और फिर सबका जवाब इस पर लेंगे। अपराजिता जी पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगी। जो अनिल अग्रवाल जी ने बोला कि कैप है, तो अनिल अग्रवाल जी आपने अगर ये 13 पेज का पे ऑर्डर पढ़ा, ये जो बिल पढ़ा है, तो आप मुझे बता दीजिए कहां पर कैप है। 3 साल की फीस जो डिसाइड कर रही है जो स्कूल लेवल कमेटी है, उसमें कोई ऐसा इंसान नहीं है
जो स्टेटमेंट्स को रीड कर सके। 5 पेरेंट्स हैं, 3 टीचर है, प्रिंसिपल है, और इसमें प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का और टीचर्स, ये ऑलरेडी मैंने बताया मैनेजमेंट कमेटी के ही छोटा पार्ट है, ठीक है, वहीं से आए हैं। अब डीडी नॉमिनी को आपने ऑब्जर्वर के रूप में रखा है, वो वैसे भी खैर अभी पिछले 20 सालों का आप इतिहास उठा लीजिए, वो वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते थे। हमारी ये जो बात है, मैं इसलिए कह रही हूँ, फिर हमारी बात आती है, मदान मैम ने बोला कि बहुत अच्छा बिल है। क्यों? रीजन है, ये इनको इसलिए अच्छा लगेगा, ये स्कूल प्रशासन की तरफ से अपना रख रहे हैं, अपना वो वहां की वकालत कर रहे हैं, हम पेरेंट्स की तरफ से बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भुगत भोगी हम हैं। 3 सालों के बाद का प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट 3 सालों में क्या इसमें कैप दी? बाकी स्टेट्स को अगर रीड किया गया, वहां पे क्या होता है, सीपीआई प्लस परसेंटेज, यूपी में क्या है, सीपीआई प्लस 5%, आप रख दो दिल्ली में 4.5%, 5% तक जाता है, 5% प्लस 5% कर दो। एक बात, दूसरी बात, क्या इसमें ये क्लैरिफिकेशन दिया कि 3 साल के लिए कि 25-26 की जो आप डिसाइड करेंगे वही 26-27 और 27-28 की होगी? नहीं, क्योंकि हम स्कूल वालों को अच्छे से जानते हैं, वो 25-26 का एक्स अमाउंट रखेंगे और उसके बाद बढ़ाएंगे। अंत में मैं ये कहूंगी, ये जो बिल है इसमें पेरेंट्स की आवाज को फर्स्ट लेवल पे दबा दिया, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 15%। अब आपके इसी सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। जी अनिल जी बताइए। मैम, इन्होंने बात बोला 5% प्लस सीपीआई, क्यों अपना नुकसान करवाना चाहते हैं दिल्ली वाले? क्योंकि 5% तो उन्हें फंडामेंटल मिलेगा प्लस सीपीआई, तो वो, और यूपी में एवरी ईयर इंक्रीज का है, क्योंकि ये मानते हुए कि दिल्ली के स्कूलों की फीस ज्यादा है कंपेरेटिवली यूपी के स्कूल से, तो ये 15% का जो दिया, इट्स अ बिग रिलीफ। पेरेंट्स देखिए कभी खुश नहीं होंगे, आप फ्री कर दोगे कि 5 साल तक नहीं बढ़ानी तो भी उनको शिकायत होगी, तब वो बोलेंगे पुराना। नहीं, हम देखिए, वो खुशी ना खुशी की वो उनकी अपनी बात है। मैं जो चाहूंगी कि जो अनिल जी जो बातें अपराजिता जी ने रखी है, उसी पर आप अपना जवाब रख दीजिए। खुश ना खुश ये तो ठीक है, बात की बात है। सुनिए, नहीं, मैं जवाब वही दे रहा हूँ। जब ये होता है ना कि ये स्कूल वाले, ये तो वकालत वही की, तो उस पर ये बोलना पड़ता है कि पेरेंट्स भी अपने बात, अगर वैलिड बात करे तो मैं वैलिड बात का वैलिड जवाब दे रहा हूँ। एक रिलीफ मिला है पेरेंट्स को, उसको वेलकम करना चाहिए। बस मेरा एक एतराज हमेशा से रहता है, संसद में मैं आशीष सूद जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, विधानसभा में बकायदा शिक्षा के लोगों को माफिया जोड़ के एक मंत्री स्तर का व्यक्ति जब बोलेगा, तो फिर आप ऐसे माफिया के अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते क्यों हैं भाई? मैं बार बार एक बात कहता हूँ, कौन कहता है आप इतना लुट रहे हैं, आप इतना बर्बाद हो रहे हैं, आपका शोषण हो रहा है, तो ऐसी जगह पे आप क्यों भेजते हैं? चलिए ठीक है, अपराजिता जी की बात पे रुचिका जी, सवाल उन्होंने जो उठाए हैं उस पर आपका जवाब। एक बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है कि स्कूल मैनेजमेंट है, मतलब ये चाहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट हर वक्त बाहर रहे, सिर्फ पेरेंट्स उसको रूल करे, तो ऐसे तो कोई पॉलिसी आप कभी फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक पॉलिसी फ्रेम करी है, उसमें जो जो उसके लिए, चाहे वो हम ऑफिस टेबल की बैक की बात करें या ऑफिस टेबल के सामने वालों की बात करें, या उसके साथ जो हमारे साथ 2 टीम के मेंबर्स चल रहे हैं उनकी बात करें, तो जब तक वो 4 लोग, जिसको मैं कहूंगी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हो गया, हमारे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हो गई, हम स्कूल वाले इस तरफ हो गए, पेरेंट्स उस तरफ हो गए, आप अगर ये सोच के चलेंगे कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो गलत है, कोई ये बिल। अच्छा, एक चीज रुचिका जी, इसमें जो 5 अभिभावकों को लाने की बात हो रही है, लॉटरी से चुनाव होगा और शामिल पेरेंट्स में 2 महिलाएं भी अनिवार्य होंगी, ये भी बात रखी गई है, ऐसे में कितनी सुनी जाती है पेरेंट्स की? अगर किसी का भी ऑब्जेक्शन होता है, क्या उस पर विचार किया जाएगा? फिर 100% पहले भी विचार किया जाता है। रुचिका जी जवाब दे दे पहले, फिर आती हूँ आपके पास। पूरा इस पे विचार, आप कोई भी एक छोटी सी भी मीटिंग करते हैं वो रिकॉर्डेड है, पूरी जो मीटिंग्स है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स होती हैं आपकी, हमेशा आपको पहले एजेंडा दिया जाता है। कभी भी कोई भी आप छोटी से भी मीटिंग की बात करेंगे, वो बिना इन चीजों के तो आजकल आप चल ही नहीं सकते। आप अपने बच्चों के एडमिशन की जब हम बात करते हैं, हम इतने ओपन हैं कि हम उसकी रिकॉर्डिंग्स हर वक्त वेबसाइट पे डाल रहे हैं हमारी। आप कोई भी स्कूल उठा के देख लीजिए, तो उसका अब अपराजिता जी, अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी स्कूल की तरफ से एश्योरेंस दी जा रही है, फिर इसके बाद आपत्ति कहाँ? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप आवाज मैं आपको बता देती हूँ। एश्योरेंस की जो ये लोग बता रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर 1:2 हो चुका है, क्योंकि एजुकेशन जो स्कूल वाले हैं, आप खुद सोचिए, एक बिल ऐसा जो स्कूल प्रशासन खुश है और पेरेंट्स असंतुष्ट है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो बिल में गड़बड़ी है।
ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट्स की आदत है कि इसमें कमियां ढूंढने की। यकीन मानिए 3 तारीख को सबसे पहली बात 4 महीने बाद बिल हमारे हाथ लगा। 3 तारीख को सारा दिन इस बिल को एक एक पॉइंट्स को पढ़ के मैंने आपके सामने में अपने नोट्स दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरे बिल के नोट्स बनाए हैं। मुझे लगा कि कहीं तो कोई एक उम्मीद नजर आएगी जिसमें हम बोल सकते हैं हाँ अच्छी बात है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम 20 सालों से भुगतभोगी हैं। अनिल देव कमेटी आप गूगल कर लीजिए, अनिल देव कमेटी का आज तक वो पैसा वापस नहीं आया पेरेंट्स का। अब आती हूँ आम आदमी पार्टी के टाइम की, 2015 से अब तक ऐसे ढेरों स्कूल हैं, जैसे अभी विष्णु जी ने द्वारका का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने भी बिना परमिशन फीस बढ़ाई। आप उस स्कूल की डिटेल्स जब निकालेंगे आपको बता देती हूँ, पीटीए जो चुनी जाती है वो ऐसे नहीं चुनी जाती है जो मैम ने बोला बहुत अच्छे से इलेक्शन होता है, नहीं, पीटीए का सिलेक्शन होता है। जो पेरेंट पसंद आया रबर स्टैम्प की तरह से यूज करने के लिए। मुझे पता है मेरी इस बात को ये काटेंगे, बट हमारे पास प्रूफ है जिसके लिए हम बात करेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं जब फर्स्ट लेवल पे आप पेरेंट्स की आवाज को दबा देंगे तो पेरेंट्स उठेगा नहीं। और अंत में बार बार अनिल जी ये कह रहे हैं दूसरे स्कूलों में ले जाइए। अनिल जी रुक जाइए, यही होगा, क्योंकि वंस आप अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, पेरेंट्स जब त्रस्त हो जाएगा वो दूसरे ऑप्शंस ढूंढेगा। मैं आपको महाराष्ट्र का बता देती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो होम स्कूलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो डोंट थिंक कि आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है तो आप ही के पास आ रहे हैं। तो अनिल जी कितना सही है ये? हालांकि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो 5 अभिभावक होंगे लॉटरी सिस्टम से उनको चुना जाएगा। विष्णु जी फिर आपके पास भी आती हूँ, लेकिन अपराजिता जी की बात भी गलत नहीं है। नहीं देखिए यहाँ पर मैं पार्शियल नहीं हो पाऊंगा। अभी तक कैसा होता है, अभी तक कैसा होता है ये बताइए। हाँ, बेसिकली जो अपराजिता जी कह रही है बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, कहीं तो रिलीफ मिला है, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? सेकेंडली अपराजिता जी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि पेरेंट्स, देखिए मैं पूछता हूँ केवल कैप स्कूल फीस के ऊपर ही क्यों? फिर तो सरकार को हर चीज पे कैप लगाना चाहिए ना। हर चीज में जो कीमत होती है उसकी बढ़ोतरी पे कैप लगाए। आपको पता है दिल्ली में एक स्कूल प्लॉट की जमीन खरीदने में कितना पैसा लगता है, कितना बिल्डिंग बनाने में लगता है? स्कूल जब बनता है, एस्टैब्लिश होता है, तो कितने करोड़ों अरबों का एक्सपेंडिचर लेके बनाता है। जब स्कूल चलने लगता है, बच्चे आने लगते हैं, तब इस तरह के सवाल पेरेंट्स करने लगते हैं। शुरुआती दौर में पेरेंट्स पैरोकारी क्यों नहीं करते भाई? जब स्कूल एस्टैब्लिश हो जाता है, आप एस्टैब्लिश स्कूल की तरफ भागते। मैं केवल गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सिटी में हर तरह के स्कूल होते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, फुल्ली एयर कंडीशन और बजट स्कूल्स ऑल्सो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप उस लेवल का स्कूल चुनिए। आपको पढ़ाना है बहुत हाई स्टैंडर्ड स्कूल में, लेकिन फीस नहीं देना चाहते, तो ये प्रैक्टिकली मैंने उसकी बात बोली है। ठीक है, मेरा इशारा अपराजिता जी एक जवाब रख दीजिए। हाँ, क्योंकि स्कूलों की बात को तो मीडिया तक नहीं सुनता ध्यान से। हाँ, अनिल जी लौटते हूँ। अपराजिता जी, मैं अनिल जी की बात का जवाब दे दूं, क्योंकि उन्होंने बोला कि बड़े बड़े स्कूल हैं। अगर आप ये कहते हैं कि पेरेंट्स ऐसे स्कूलों में क्यों आते हैं, तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है, क्यों आप सोसाइटी एक्ट में जाके ओथ लेके ये कहते हैं कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस और समाज के भविष्य के लिए, समाज में बच्चों के लिए काम करूंगा। यहाँ तो आप जो सोसाइटी एक्ट, सर प्लीज एक उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी सर, उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। एक बार अपराजिता जी अपनी बात चैनल में भी आप हमारी आवाज रोकेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ तो बोलने दीजिए, आप बोलिए। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ सोसाइटी एक्ट में, हर स्कूल सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होता है। जितने नाम हम सुनते हैं स्कूलों के, वो एक तरह से ब्रांड नेम होते हैं, उसके पीछे सोसाइटी एक्ट। आप सोसाइटी एक्ट में जब आप मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी को पढ़ते हैं, वहां ये लोग ओथ लेते हैं हम नो प्रॉफिट नो लॉस में लगाएंगे। और ये अपराजिता गौतम नहीं कह रही, ये जस्टिस अनिल देव के कमेटी के आंकड़े बता रहे हैं, ये दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स बता रहे हैं। स्कूलों के पास करोड़ों का सरप्लस है। प्रश्न ये है, आज इस बिल को आ जाता है, हम तो लंबे अरसे से इस बिल का इंतजार कर रहे थे, हम तो वेलकम करते हैं सरकार का। कम से कम पहली बात देखिए, सरकार ने ये माना कि जो स्कूल वाले हैं जो गैर कानूनी अलग तरीके से दबाव में आकर पेरेंट्स को दबाव में लाके गलत फीस वसूल कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सरकार का धन्यवाद कहूंगी, तभी वो 50 साल बिल ठीक है। बट यानी कि बिल आना चाहिए था, सरकार का आप धन्यवाद कर रही है, लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स है। विष्णु जी, कितनी गुंजाइश यहाँ पर रहती है? अगर पेरेंट्स इस बात को नहीं मान रहे हैं तो कितनी गुंजाइश उसमें रहती? क्या इसमें अमेंडमेंट की भी कोई गुंजाइश है? हालांकि ऑपोजिशन भी लगातार सड़कों पर है, उसको हम एक अलग तरह से मुद्दा देख लें कि चलिए वो सियासत की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जब पेरेंट्स और स्कूल दोनों की बात हो रही है तो
पूरी बात आपने सुनी सभी। मुझे लगता है कि ये बिल अनिल देव जी ने जो बोला ना उसकी वजह से आया है, क्योंकि अनिल जी ने जितनी बड़ी बात कही आज नेशनल चैनल पे, मुझे बड़ा दुख है बीइंग ए लीगल प्रोफेशनल कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसी बात कही है। वो कहते हैं कि स्कूल बनाने के लिए करोड़ों की जमीन लेनी पड़ती है। बड़े दुख की बात है ये। आपको किसने कहा कि करोड़ों की जमीन आप लेके आप फैक्ट्री लगाइए ना, आप क्यों स्कूल खोल रहे हैं? आप जब सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपने आप को, तो आप करोड़ों की जमीन लेके और करोड़ों का एम्पायर खड़ा करके आप पैसे वसूलने की बात कर रहे हैं। बड़ा दुख है इस बात को लेके, और नेशनल चैनल पे इस तरीके की बात कहना वाकई गलत है। पहला। दूसरी चीज ये है कि ये जो बिल है आप अभी इसको सिर्फ इस वजह से देखिए कि एटलीस्ट फी हाइक को कर्ब करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने ये जो मनमाने ढंग से फी बढ़ोतरी होती थी, अलग अलग स्कूल अलग अलग तरीके से, डीपीएस अलग कर रहा है, बिरला अलग कर रहा है, अलग अलग स्कूल्स अलग अलग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम ये पहला एक, ये जितने भी दिल्ली के हमारे पेरेंट्स अभिभावक हैं ये समझें कि फी कर्बिंग का एक कैप तो निर्धारित हुई। अब आपने पूछा कि अमेंडमेंट्स को लेके, अमेंडमेंट्स के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप दिल्ली सरकार को अपनी राय देंगे तो डेफिनेटली लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स की तो गुंजाइश हमेशा होती है। आप देखिए ये फी को अगर एक डिफिकल्टी इसमें है कि ये जो इन्होंने बोला है कि स्कूल लेवल कमेटी में 5 पेरेंट्स होंगे और वो लॉटरी सिस्टम से आएंगे, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 5 में से 3 या 4 पेरेंट्स ऐसे हो जिनके पास टाइम ही ना हो, पहला। दूसरी, उनके पास उतनी नॉलेज ही ना हो लॉ के लेके और बाकी चीजों को लेके जो लॉ लीगल स्कूल्स के प्रोविजन और उनको समझ सकें। इसमें होना ये चाहिए, अगर दिल्ली सरकार तक मेरी बात पहुंचती है और अगर ये स्कूल एसोसिएशन वाले पहुंचा सकते हैं, वॉलेंटरली जो पेरेंट्स, वॉलेंटरली, द वर्ड इज वॉलेंटरली, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं जिनको लीगल की नॉलेज है, अगर वो कहते हैं कि हम ऐसे 100 पेरेंट्स हैं, आप हम में से 5 लोगों का चुनाव कीजिए, हम समय देने के लिए तैयार हैं, हम आपको एडवाइस देंगे, ओपिनियन देंगे और आपके हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, तब मुझे लगता है सेम होना चाहिए। जोनल फी की जो रेगुलेटरी कमेटी है उसमें भी स्टूडेंट्स पेरेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि यदि अगर वहां पेरेंट्स नहीं होंगे तो गलत है। वहां पे आप सबका रखिए। इसी तरीके से स्टेट लेवल की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहां 1 या 2 पेरेंट्स जरूर रखिए आप, 5, 4, 2, क्योंकि पता लगे पेरेंट्स को कि ऑफिशियल लेवल पे क्या हो रहा है, इसके बारे में जानकारी। और आप इस ओवरऑल बिल को आप ये देखिए कि फी कर्विंग के लिए है तो 15% के क्लॉज के बारे में बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, एनुअली कम से कम 15%, 20% जो ये बढ़ाते थे, अब कम से कम उस पर तो रोकथाम लगेगी कि 3 साल से अंदर वो लोग फीस को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव ही लेना चाहिए। हाँ रुचिका जी। जी मैं इसी के साथ ऐड करते हुए अपराजिता जी से एक सवाल है। उन्होंने कहा मेरे बहुत सारे नोट्स तैयार हैं। मेरा एक सवाल है, उन्होंने बहुत कुछ बोला कि हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। क्या ये बिल स्कूल लाए हैं या ये बिल कहाँ से आया है? कोई स्कूल ने इस बिल को पास नहीं करा? इसका जवाब अपराजिता जी देंगी। हाँ, सवाल कर लीजिए, जवाब ब्रेक के बाद दूंगी। सवाल कर लीजिए पहले। बिल्कुल। क्या ये सारे नोट्स जो इन्होंने बनाए हैं इसको पॉइंट वाइज डालिए, आप प्रॉपरली इसको आशीष सूद जी की वेबसाइट पे आप जाएं, उनको मेल्स के थ्रू शेयर करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी चीजें हैं तो ये चीजें वहां पे बिल्कुल जरूरी है। जैसे उनके कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, ऐसे प्रोबेबली स्कूल्स के भी बहुत सारे व्यू पॉइंट है जो वो डालना चाहते हैं। बिल्कुल। दिल्ली में स्कूल फीस की लक्ष्मण रेखा, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी पैनलिस्ट रुचिका जी ने सवाल अपराजिता जी से किया था जिसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले निजी स्कूलों में फीस का ढांचा हम आपको समझा देते हैं। इसको समझने की जरूरत है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस के ब्रेकअप की जब बात होती है तो फिर इसमें एडमिशन फीस जो कि 1 टाइम ली जाती है, इसके अलावा ट्यूशन फीस भी होती है, सालाना फीस होती है कैटेगरी के हिसाब से, और इसके अलावा स्कूल डेवलपमेंट, ओरिएंटेशन, यूनिफॉर्म, लाइब्रेरी और दूसरे कई सुविधाओं के नाम पर भी पैसे वसूले जाते हैं। इस तरह तमाम निजी स्कूलों ने फीस वसूलने के अलग अलग पैमाने तय कर रखे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपराजिता जी, पैमाना क्या होता है इस पर आपसे जानना चाहूंगी और रुचिका जी के सवालों के जवाब भी साथ ही रख दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं रुचिका जी के सवाल का जवाब देती हूँ। रुचिका जी, जो हम लोगों ने करना है, पेरेंट्स अपनी हर तरीके से आवाज उठा रहा है। कल आप लोगों ने प्रोटेस्ट देखा और ऐसा नहीं है कि हम आज कह रहे हैं, पिछले 4 महीनों से हम लोग चिट्ठी पत्री हम लोग सब भेज रहे हैं, तो उसकी आप चिंता ना करें, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करें। बट समस्या ये है, आपने पूछा कि ये बिल किसने बनाया। देखिए,
बिल को बनाने के लिए ना पेरेंट्स से राय नहीं ली गई, ये क्लियर कट बात है। अब बनाया है किसने वो आप लोग बेहतर जानते हैं, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। अब आ जाती बात जो आपने पूछी कि स्कूल में फीस बढ़ाने का पैमाना होता है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं प्रीवियस पैमाना पहले बताना चाहूंगी। स्कूल में फीस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले पीटीए का इलेक्शन होता है। जो मैंने आपको बताया, इलेक्शन नहीं होता, वो चुनाव जो प्रक्रिया होती है वो सिलेक्टेड पेरेंट्स लिए जाते हैं जो रबर स्टैंप का काम करें। अब आप देखिए, वो उनमें से पीटीए में से जो पेरेंट होते हैं, 8 पेरेंट में से 1 पेरेंट जाता है मैनेजमेंट कमेटी में। यहाँ पे 20 लोग होते हैं बाहर के, उसके सामने 1 पेरेंट। अगर बच्चे स्कूल की जो स्ट्रेंथ है 5000 है तब भी 1 रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट का, और स्कूल की स्ट्रेंथ 500 है तब भी 1 पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब यहाँ पे जो पैमाना बैठता है वो ये बैठता है, मैं बात करी लॉफुली कुछ ऐसे हेड्स हैं जो वन टाइम लिए जाएंगे। मैं माफी चाहूंगी, आपके यहाँ पे डेवलपमेंट फीस को वन टाइम दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे हैं एनुअल आपकी एडमिशन फीस, कॉशन मनी और आपका रजिस्ट्रेशन फीस, ये मोटा मोटी 725 रुपया बैठता है, वो वन टाइम फीस लगती है। उसके अलावा जो मंथली मोड पे जा सकती है वो है ट्यूशन फीस, एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस और ईएमआई क्लेविस। ये 4 हेड में स्कूल फीस ले सकता है। बट हैरानी की बात है, पिछले इतने सालों से, मैं बिल से पहले की बात बता रही हूँ, पिछले इतने सालों से अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि उसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट फीस होगी 15%, स्कूल कंप्यूटर पे जाता है, 10,000 रुपए एनुअल ट्यूशन फीस बनती है, तो उसका 15% पे सीधा फॉर्मूला लगा देता है। जबकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसकी ये भी है कि आपके पास डीआरएफ अकाउंट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंटेड है, सारे प्रूफ है एजुकेशन की साइट पे। अनिल देव कमेटी को रेफर कर लीजिए और दिल्ली सरकार के अपने पुराने ऑर्डर्स को रेफर कर दीजिए, ज्यादातर स्कूल उसका वॉलेट करें। प्लस उसमें जब आप फीस का निर्धारण करते हैं, टीचर्स की सैलरी को भी लेते हैं। और हम सब जानते हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हर घर में कोई ना कोई जानकार टीचर होगा, हम सब जानते हैं 70-80 पे साइन करवा के 20,000 भी ट्रांसफर किया जाता है। ये मैं कहूंगी डिस्क्रिपेंसीज होती है। पर ये हर स्कूल में तो ऐसा नहीं होता होगा ना प्राजिता जी, और हर स्कूल का एक बार रुचिका जी आपके पास आते हुए, क्या पैमाना सबका सेम रहता है? एक बार रुचिका जी से जवाब ले लूं। पैमाना सबका सेम रहता है, नहीं तो अगर आप ये पैमाना ही नहीं सेम रखेंगे तो आप कैसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चेकिंग होगी? तो इसके अंदर फिर हम यही, मेरा प्राजिता जी से यही सवाल रहेगा कि क्या स्कूल को चेक करने के लिए आपको क्या लगता है पेरेंट्स आवाज नहीं उठा रहे हैं? अगर कहीं स्कूल की गलती लगती है तो क्या डायरेक्टरेट क्या कर रहा है उसको देखना चाहिए। अगर हमारी कोई गलती है तो वहां कोर्ट भी बैठा है, अगर आप वहां देखेंगे तो डायरेक्टरेट को ही सारा कुछ देखना है। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अपराजिता जी आप रुकिए, आप इस चीज को देखिए कि क्या आप पीछे से, अगर हम जितनी देर तक इसको कंपेयर करते रहेंगे तो ना आपके लिए कुछ अच्छा हो सकेगा ना स्कूलों के लिए। क्योंकि अगर स्कूल है तो बच्चे हैं तो पेरेंट्स सबका एक, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप यहाँ से मत पढ़िए और वहां से मत पढ़िए। मेरा ये मानना है आप जहां पर भी बच्चों को पढ़ाएं वहां पे आपको शिक्षा अच्छी मिले। और हम कहते हैं कि अगर आपको चेकिंग करनी है तो गवर्नमेंट का उसमें कहीं डिले होगा ना, कोई गवर्नमेंट बॉडी या रेगुलेशन बॉडी है, आप उस पे जरूर सवाल उठाइए अगर हम कहीं गलत है या कोई स्कूल कहीं गलत है। हर स्कूल का अपना एक सिस्टम है, अगर उस पे कोई चेक है या पॉलिसी है तो फिर वही पॉलिसी मेकिंग जो जिस लेवल पे हो रही है उस पॉलिसी को चेक करने की जरूरत है। और उस पॉलिसी को चेक करते हुए क्या वो एग्जीक्यूट करी गई, नंबर 1। एग्जीक्यूशन के बाद क्या उस चीजों को पब्लिक डोमेन पे डाला गया कि नहीं। अगर पेरेंट्स भी आवाज उठा रहे हैं तो उनके, मैं बिल्कुल बोलूंगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप हर चीज को अपने एंड पे क्यों छोड़ते हैं? आप उसको करिए ना कि आप भी वहां से, हम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट पेपर जिसको कहते थे, अब हम ई पेपर जो जनरेशन से पेपर से बाहर निकल के, तो आप कंप्यूटर वेबसाइट, एवरीबडी एंड एनीबडी कैन सी। जब कोई भी एक स्कूल अपनी वेबसाइट क्रिएट करता है तो आपको जो लगता है कि डेटा यही है सब स्कूल का, पेरेंट्स को लगता है, सो व्हाई नॉट पुट इट ऑन पोर्टल, आप डालिए उसको ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल। और जो भी चीज की कमी लगती है तो हमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हमारे को एक हाई लेवल, हमें एक पेरेंट आकर कहता है कि एसी चाहिए, दूसरा पेरेंट आकर कहता है कि मैं एसी की कॉस्ट, आप सोचिए मेरे पास 40 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, उसमें से हर पेरेंट की एक अलग सोच होगी, वो जरूर मेरी फीस दे पा रहा होगा, मैं XYZ स्कूल की बात कर रही हूँ, कोई पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, बट उसमें से कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमें एसी प्रोवाइड कराया जाए, कुछ पेरेंट्स उसमें से ऐसे होंगे जो एसी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ लेकिन मेरी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आप टोटलिटी में जब तक नहीं देखेंगे और आप उसको बिल्कुल पेज पे, पेपर पे उसको बिल्कुल प्रॉपर्ली उसको एनालाइज नहीं करेंगे और बैठ के मिलके एक चीज का आप समाधान ला सकते हैं, अगर हम अगर उसको करना चाहें। एक बार विष्णु जी को इंक्लूड कर लेते हैं। विष्णु जी थोड़ा सा समझाइए,
आपने सबकी बातचीत सुनी। अब ये जो बिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपराजिता जी की हम बात सुन रहे हैं तो उसमें ये लग रहा है कि पेरेंट्स के राइट्स कम हो रहे हैं या फिर उनको उतने राइट्स नहीं दिए जा रहे। आप इसमें क्या समझते हैं? और रुचिका जी कह रही है कि अगर सब कुछ इस तरीके से हो रहा है, हम लोग स्कूल की तरफ से पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, हम उसको बिल्कुल ओपनली अपनी वेबसाइट्स पर भी डाल रहे हैं, पोर्टल्स पर भी डाल रहे हैं। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है इनके पूरे डिस्कशन के बाद में कि स्कूल फीस को डायरेक्टली ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कर रहे हैं और स्कूल की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उससे कहीं इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात कर रहे हैं एसी की, यही लग रहा था। ये बात कर रहे हैं एसी की, ये बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, ये बात कर रहे हैं बाकी चीजों की, लेकिन स्कूल के एजुकेशन कैसी होनी चाहिए उस पर इन लोगों का कहीं दूर दूर तक नहीं है। और अनिल जी की बात पे मैं एक और बात कह दूं कि दिल्ली सरकार या भारत के कहीं भी किसी भी देश के अंदर आप स्कूल खोलते हैं तो सरकार आपको जमीन अलॉट करती है 99 ईयर्स के लीज पे, तभी गवर्नमेंट का आपके पास राइट होगा। आप दिल्ली में प्राइवेट स्कूल देखेंगे तो 5-10 स्कूल के अलावा उन्होंने खुद की जमीन खरीदी होगी, लेकिन रेस्ट जितनी भी स्कूल्स होंगे सारे के सारे गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड पे होंगे। आप क्वालिटी पे बात करिए, आप फीस बढ़ाने पे आप समझिए आप आए सेवा के। स्कूल किस लिए खोला है आपने? स्कूल खोला है आपने भारत का भविष्य बनाने के लिए, ना कि पैसे कमाने के लिए। आप भारत के भविष्य की तरफ बात करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं एसी वैन दे रहा हूँ, एसी बस दे रहा हूँ, एसी स्कूल दे रहा हूँ, एसी लैब दे रहा हूँ, एसी क्लासरूम दे रहा हूँ। आप एसी के साथ साथ आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आप 15%, 10%, आप एक बार आप नो प्रॉफिट लोन नो लॉस के कंसेप्ट पे ना स्कूल खोला है, तो आप अपना ऑडिट खुद बोलिए ना सरकार को कि हम अपने स्कूल का ऑडिट कराना चाहते हैं। वी आर द फर्स्ट स्कूल इन दिल्ली जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहा है और आपको ऑडिट का प्रोविजन लाने की एक्ट में जरूरत नहीं है। वी आर रेडी। ऐसे स्कूल 100 स्कूल दिल्ली के अब सरकार के आगे आए और कहें कि आपसे एक गलती हुई है कि आपने ऑडिटेड नहीं किया, हम ऑडिट के लिए तैयार हैं, ये हमारा पिछले 5 साल का ये इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है और ये सारा। आप इतनी ईमानदारी तो बरतिए अगर आप देश के भविष्य। ठीक है, आप अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। बोलिए अनिल जी। हाँ, अब जरा जवाब सुन ले, क्योंकि आरोप पूरा घूम फिर के अनिल जी पे आ रहा है, तो कुछ आरोप बहुत सीधे वकील साहब ने। सर देखिए, बात तो गलत नहीं है ना, आपने भी तो यही बात उठाई ना कि नहीं पसंद है तो दूसरी जगह चले जाओ, जमीन खरीदनी पड़ती है। देखिए रुचिका जी से ना मैं बहुत सालों से उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, हम हमेशा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। अगेन नाम कमिंग टू दैट पॉइंट, वकील साहब ने बात बोली है, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ जी अनिल जी, एक सेकंड ना, एजुकेशन के लिए जो है वकील साहब ने, एक सेकंड अनिल जी, एजुकेशन के लिए वकील साहब ने मेरा नाम लिया, मैं वहाँ थोड़ी सी टिप्पणी करूंगी कि वकील साहब, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर आप बात करेंगे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो आपको ये भी पता होगा कि वो भी सब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड डायरेक्टरेट के अंडर गाइडेंस है कि आप क्या पीआरटी के टीचर, टीजीटी के टीचर, पीजीटी के टीचर, क्या आप उनकी विदाउट क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट दे सकते हैं? नहीं। वहीं पे मेरी चलिए इस पर बात करेंगे क्योंकि इसका जवाब अब राजिता जी देंगी, लेकिन पहले अनिल जी अपनी बात रख लें। अनिल जी सिर्फ अनिल जी को बोलने दीजिए सर, प्लीज एक बार वो अपनी बात रख लें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए ही मैं आ रहा हूँ। यू जस्ट चेक द रिजल्ट ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स कि आपके जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात हम कर लें या काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल या दिल्ली स्टेट बोर्ड के रिजल्ट, आपकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कहाँ से आ रही है, कौन से स्कूल रिजल्ट दे रहे हैं, और शायद उसी की वजह से पेरेंट्स उन स्कूलों की तरफ रुख करते हैं। मेरा सीधा सा कहने का मतलब यही था। आपने बड़ी बिल्डिंग, एथिकल बातें, आप भी वकालत के प्रोफेशन में कितने मुकदमे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ लिए वकील साहब? आपकी भी तो उसमें कहीं ओथ ली जाती है, चीजें होती हैं। अनिल जी अगर आप डायरेक्टली मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी बात सुनिए तो वकील साहब, मेरी बात सुन लीजिए। आर्गुमेंट बहस में नहीं, एक वकील 1000 रुपए भी फीस लेता है और एक वकील 1 करोड़ रुपए भी लेता है, वहाँ डिस्पैरिटी क्यों होती है? सर आप शिक्षा का व्यवसायीकरण कम से कम नहीं होना चाहिए, यही कहने की बात है। यहाँ पर यही कहने की बात है, राइट टू एजुकेशन हर किसी का अधिकार है सर। नहीं देखिए, व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन बेसिक नीड्स तो पूरी होंगी ना। मैंने जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट कहा था, तो आपने कहा कि क्यों खोला। कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशन में जाता है तो वो अपनी चीजों को मीट आउट करने के लिए सारी चीजें करता है। स्कूल के अपने एक्सपेंडिचर होते हैं, सैलरी एक्सपेंडिचर है, प्रोविडेंट फंड है, ESIC है, जनरल बजटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर है,
एन नंबर ऑफ थिंग्स जो रुचिका जी ने बात करी, पेरेंट्स की डिमांड एंडलेस हो रही है। ऐसा कर लीजिए, गाड़ी भी पहले तो ट्रांसपोर्टेशन था, वो भी एसी हो जाए। सो मेरा कहने का मतलब था, द पेरेंट्स हु कैन अफोर्ड दैट दे शुड गो इन दोस स्कूल्स। भाई गवर्नमेंट ने अपना इतना अच्छा इंफ्रा बना दिया है। एक बार अपराजिता जी अब इन सब पर अपनी बात रख दीजिए। आप मेरे से कह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, देखिए मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। रुचिका जी ने बोला टीचर्स का, तो मैं फिर कहूंगी, मैं अपनी बात नहीं बोलूंगी। आप दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को उठा के पिछले 10 सालों के ऑर्डर को पढ़ लीजिए। जो पेरेंट्स के ऑडिट हुआ है, जो स्कूलों का ऑडिट हुआ है, जस्टिस अनिल देव कमेटी का पढ़ लीजिए। टीचर्स को 7th पे कमीशन नहीं मिल रहा, और जनवरी में हम सब जानते हैं 8th पे कमीशन आ रहा है। और टीचर्स की क्वालिटी की बात करें तो ये भी रियलिटी है। टीजीटी पीजीटी जो भी लेते हैं, हमारे पास टीचर्स के भी कॉल आते हैं, बहुत सारे टीचर्स के कॉल आते हैं, और आप उनके कोर्ट केसेस भी देख लीजिए। वो ये भी चैलेंज कर रही है कि स्कूल उनको वो फीस सैलरी नहीं दे रहा। दूसरी बात आती है बेसिक नीड, जैसे इन्होंने बोला। और एक चीज बताइए अग्रवाल साहब, बेसिक नीड में तो हो सकता है आपके लिए एक रोटी भी संतुष्टि आपको दे दे, और मेरे लिए 56 भोग भी कम हो। तो बेसिक नीड का कोई हम लोग क्राइटेरिया नहीं सेट करते। रही बात उन पेरेंट्स की जो एसी लगवाना चाहते हैं, वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं, आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, फेयर इनफ। बट यहाँ पे आपसे मैं सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, आज जो हम बहस कर रहे हैं, क्या केवल क्रीमी लेयर स्कूलों के लिए बहस कर रहे हैं? वो स्कूल कहाँ है? क्योंकि जब अमिल जी बोलने दीजिए प्लीज, मैं अनुरोध। 1677 प्राइवेट स्कूल जिन पर ये फैसला लागू होना, उन सब की बात हो रही है। एग्जैक्टली। अब देखिए, आप प्लीज बिल को पढ़िए। रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज स्कूल आते हैं, हर लेवल का स्कूल आ रहा है, इसमें बजट स्कूल भी आ रहा है। आप इसको थोरो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा क्यों आज हमें इतना गुस्सा हो रहा है कि आप किस तरीके से आप इस बिल को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं हम फैसिलिटी दे रहे हैं, यानी कि क्या सरकार चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था 2 गुटों में बट जाए, एक गरीब और एक अमीर? मिडिल क्लास को आप खत्म करना चाहते हो। दूसरी बात, अभी तक आप लोगों ने अभी तक इसमें फाइन की बात नहीं की है, पेनल्टीज की। अब आप मजेदार बात देखिए, आप लोग कहेंगे वाह जी पेनल्टी लगा दी, 1 लाख 10 लाख और 50,000 लगा दी। मेरा पहला प्रश्न, ये पेनल्टी का पैसा आएगा कहां से? बिल्कुल। आप ये जानते हैं प्राइवेट स्कूल कोर्ट में केस लड़ने के नाम से पहले से ही अपने फंड में, अपने अकाउंट्स में 10, 20, 50 लाख का अपने पास अमाउंट लेके चलते हो। ये अमाउंट कहां से आता है? पेरेंट्स की जेब से। तो ये पैसा भी मुझसे वसूला जाएगा। दूसरी बात, आप यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैं क्यों कह रही हूँ पेनल्टी 1 लाख से 30 लाख तक बढ़ेगी अगर आप उसको थोरो पढ़ते हैं। बट प्रश्न ये है, वो स्कूल जो 25,000 रुपए महीना ले रहा है, अगर उसको पेनल्टी देनी पड़ती है वो भी 1 लाख देगा। और वो स्कूल जो 500 रुपया महीना ले रहा है, उसको अगर पेनल्टी देती है वो भी 1 लाख। मतलब आप एक लाठी से बड़े स्कूल, छोटे स्कूल सबको मार रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो रिक्शा चालक है, जो 500 रुपया महीने की फीस देकर अभी बच्चे को पढ़ा रहा है, उस स्कूल की मजबूरी हो जाएगी 500 की जगह मैं 1000 करूं, तो रिक्शा चालक कहाँ जाएगा? ठीक है, एक बार रुचिका जी, पेनल्टी का जिक्र यहाँ पर नहीं है, सरकारी स्कूल की तरफ क्या उसका बोझ पेरेंट्स पर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। इसका हर्जा कैसे हम पेरेंट्स से, मतलब क्या किस हेड के अंडर में ये पेनल्टी लगा के पेरेंट्स से लेने वाली हूँ? वही वाली बात आती है कि ऐसा कभी नहीं होता है। आपको एक लेवल पे कहीं ना कहीं किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा। अब अगर दिल्ली गवर्नमेंट में जो सीएम है वो कोई एक बिल लाई है, उसमें आशीष सूद जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ करा है। मैं ये कह रही हूँ बार बार कि स्कूल के भी अपने पॉइंट्स है। क्या आपको नहीं लगता होगा कि स्कूल के कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो बिल में कमियां हैं? मैं उनका जिक्र अगर अभी शुरू कर दूंगी, क्योंकि आज वो उसका समय नहीं है, उस बात का टिप्पणी नहीं हो रही है, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। आप क्या सोचते हैं जो यहाँ पे हम चारों बैठे हैं, क्या वो पेरेंट्स नहीं है? क्या आपकी पूरी टीम जो वहां पे है, क्या उनमें कोई पेरेंट्स नहीं है? क्या हमारे बच्चे स्कूल पढ़ नहीं रहे होंगे, या हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे? बिल्कुल मैं कहती हूँ कि जो अभी आप देखेंगे कि दिल्ली में भी अगर आप बात करें तो नोएडा के जो हाई एंड स्कूल्स बन गए हैं, जो आप गुड़गांव के हाई एंड स्कूल्स बन गए, आप की फीस देखिए, और दिल्ली के मीडियोकर और हाई लेवल स्कूल्स, मतलब आप ऐसे तो कंपैरिजन हैज नो एंड। दैट इज व्हाई हम बार बार ये कह रहे हैं कि पॉलिसी में पारदर्शिता लाइए और उसको पूरा पोर्टल पे करके आप प्लस माइनस सब कुछ आप अपना पूरा क्लैरिटी से इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करें एज पेरेंट्स। हम प्रेजेंट कर रहे हैं स्कूल। एक लास्ट कमेंट, वक्त की कमी है, विष्णु जी आपके पास आऊंगी, दोनों बातों पर जवाब रख दीजिएगा। एक तो ये कि अगर पेनल्टी लगती है क्या उसका बोझ पेरेंट्स पर नहीं होगा? दूसरी बात ये कि फीस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या ये सब पर लागू होगा या फिर ऐसा होगा कि एक पर लगाम लगा दी और दूसरे जरिए से पैसा ले लिया?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके पास, स्कूल के पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जहां से इनकी इनकम आती हो। तो ये बात गारंटी है कि जो अभी अपराजिता जी ने बोला कि जो भी केस का पैसा 1 लाख हो या 10 लाख हो, ये लोग पेरेंट्स से ही लेंगे, पहला। दूसरा, ये जो पेनल्टी वाला प्रोविजन है, पेनल्टी वाला प्रोविजन के अंदर तब अच्छा होता जब ये प्रिंसिपल की सैलरी कट करते, टीचर्स की सैलरी कट करते, डायरेक्टर की या जो भी वहां पे हेड है उसकी सैलरी से कट करके अगर ये दिया जाता तब ज्यादा अच्छा होता। और रही बात अनिल जी ने जो बोला, मैं अनिल जी आपसे पूछता हूं कि आपकी एक जिम्मेदारी है, आप कितने 3 करोड़ पब्लिक है उनके बच्चों को देखने की, आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपने कोई भी एक ऐसा पॉइंट दिया जो स्कूल की एजुकेशन के लिए अच्छा हो। आपने सारी चीजें कही, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेके कि भाई स्कूल की जो फीस है हम मनमाने ढंग से बढ़ाएं। मुझे एक बात बताइए, एज ए पेरेंट कि क्यों बढ़ाएं, विष्णु फॉर जी, व्हाट प्रोविजन? विष्णु जी, वक्त अभी हमारे पास इतना ही है। जो स्कूल फीस को लेकर लक्ष्मण रेखा खींची है, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे। आप सभी ने यहाँ पर अपनी अपनी बात रखी। चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।